ये उस दौर की बात है जब हमारे यहाँ बंगाल को ढाका बंगाल कहा जाता था, और ये भी कि ये 7 समुंदर पार का देश है। मेरे इलाके के कई आदमी बंगाल पुलिस में थे और फौज में तो बहुत से थे। मेरा इलाका फौजी है। रावलपिंडी से लाहौर की तरफ जाओ तो रास्ते में एक कोहिस्तानी सिलसिला आता है जिसमें सड़क और रेल की पटड़ी सांप की तरह बल खाती गुजरती हैं। बाज मोड़ ऐसे हैं कि रुख फिर रावलपिंडी की तरफ हो जाता है। उस दौर में जब मैं नौजवान था, सड़क के मोड़ बहुत ही ज्यादा और जंगल बहुत ही घना था। उस लंबे चौड़े पहाड़ी इलाके में हम लोग आबाद थे और यहाँ के बेशतर जवान फौज में भर्ती हो जाया करते थे। अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हमारी रिवायत बन गई थी। मेरी दुनिया इन पहाड़ों और चट्टानों में घिरी हुई थी। मैं इसी को सारा जहान समझा करता था। जेहलम शहर जो मेरे गांव से 25-30 मील दूर था, सैकड़ों हजारों मील दूर लगता था। रेलगाड़ी पर वही सफर करते थे जो किसी शहर में मुलाजिम थे। वो जब छुट्टी आते तो हम उनसे उस देश की बातें सुना करते थे जहां वो मुलाजिम थे। मेरे गांव के 2 आदमी बंगाल पुलिस में मुलाजिम थे। एक कांस्टेबल था और दूसरा हेड कांस्टेबल। दोनों बड़े खूबसूरत जवान थे। उस जमाने में जवान का मतलब कुछ और था। जवानी उम्र से नहीं, कद से नापी जाती थी। 6 फुट आम कद होता था। 5 फुट 10 इंच से कम कद का आदमी ठिगना कहलाता था। दराज कद आदमी को देखकर लोग कहा करते थे कि बड़ा जवान निकला है। मेरा कद 6 फुट से 1 इंच कम था। मेरे गांव का कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल 60 साल बाद 1 महीने की छुट्टी आते थे और बंगाल की बड़ी पुरस्कार बातें सुनाया करते थे जो रोंगटे खड़े कर देती थी। मैंने उन दोनों से पूछा था कि उस मुल्क की पुलिस में हमारे मुल्क के जवान क्यों रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ों को बंगालियों पर एतबार नहीं, क्योंकि बंगालियों का दिमाग साजिश फौरन तैयार कर लेता है। मेरे गांव का कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल गांव वालों को बंगाल के जादू की कहानियां सुनाया करते थे। वो कहते थे कि वहाँ की औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और उन आंखों में कोई ऐसा तासुर होता है कि कोई आदमी किसी औरत की आंखों में आंखें डालकर देखे तो वो आदमी वहीं बुत बन जाता है और औरत उसे अपने इशारों पर चलाती है। बंगाल की औरतों के मुताल्लिक ये भी मशहूर था कि कोई औरत किसी मर्द को पसंद कर ले और वो मर्द उसकी मोहब्बत को ठुकरा दे तो वो औरत उसकी रूह को गन्ने में डाल लेती है। वो मर्द चलता फिरता रहता है, कामकाज करता है, मगर उसकी रूह किसी औरत के कब्जे में होती है। वो औरत ये गन्ना चूसती है तो मर्द जहां भी हो वहां दर्द से तड़पने लगता है और दर्द से परेशान होकर उस औरत के कदमों में जा गिरता है। बंगाल के जादू का एक करिश्मा ये भी बताते थे कि किसी के हाथ आ जाए तो वो लोहे को हाथ लगाए तो लोहा सोना बन जाता है। कहते थे कि ये जादू किसी औरत के हाथ में होता है और वो खास किस्म के हुस्न वाली होती है। उसकी आंखें मोटी और मस्तानी होती हैं और बाल इतने लंबे कि घुटनों तक पहुंचते हैं। ये भी कहते थे कि बंगाल सोने के खजानों का देश है, लेकिन ये खजाना उसी को मिलता है जिसमें कोई खास वस्फ हो। ये भी कहा जाता था कि बंगाल के आदमियों के कद छोटे, जिस्म दुबले और रंग सांवले होते हैं। इसलिए वहाँ पंजाब के उन जवानों को बहुत पसंद किया जाता है जो दराज कद और साफ सुथरे रंग के होते हैं। और कोई बंगालन जिसे पसंद कर ले और वो उस बंगालन का हो जाए तो वो उस जवान को माला माल कर देती है। वो उसे अपने सर का सिर्फ एक बाल देती है, फिर उसकी सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है। हर इंसान का दिल सिर्फ ख्वाहिशों से भरा होता है। किसी से कहो कि तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है, बताओ वो क्या है, तो वो नहीं बता सकेगा। ख्वाहिशों की एक कतार उसकी आंखों के सामने से गुजर जाएगी। एक रात मैंने अपने आप से पूछा कि मेरी सबसे बड़ी और कभी ना पूरी होने वाली ख्वाहिश क्या है। मैं सोचने लगा तो ख्वाहिशों का एक गोल छिड़ी हुई भेड़ों की तरह मेरे इर्द गिर्द उड़ने और भिन भिन आने लगा। मेरी नींद उड़ गई। बहुत देर बाद मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। नींद का एक झोंका सा आया और मैंने ख्वाब में अपने बाप को देखा। वो आंखें बंद किए खड़ा था। नींद का झोंका गुजर गया, मगर बाप मेरी पलकों के अंधेरे में खड़ा रहा और वो ख्वाहिश मेरे सामने आ गई जिसे मैं ख्वाहिशों के हजूम में ढूंढता रहा था। बाप के खून का इंतकाम, ये थी मेरी ख्वाहिश। मुझे अपने बाप के कातिल से हिसाब चुकाना था। ये काम मुश्किल नहीं था। ये ख्वाहिशों में कोई ख्वाहिश न थी, ये तो इरादा था। मेरे लिए आसान था कि अपने बाप के कातिल को खेतों में उसी तरह कत्ल कर देता जिस तरह उसने मेरे बाप को कत्ल किया था, मगर वो पकड़ा गया और मुकदमा चला। मुझे कुछ सुकून मिला कि उसे फांसी की सज़ा मिलेगी और अगर जज ने उस पर रहम किया तो उसे उम्र कैद देकर काला पानी भेज दिया जाएगा, मगर वो साफ बरी होकर आ गया। उसमें दिन दहाड़े 4 आदमियों के सामने मेरे बाप का सर कुल्हाड़ी से खोल दिया था। उन चारों ने थानेदार को बयान दिए थे कि यह कत्ल उनकी आंखों के सामने हुआ है, मगर अदालत में जाकर चारों ने कह दिया कि उन्हें धमकियां देकर मौके का गवाह बनाया गया है। उन्हें कुछ पता नहीं कि यह कत्ल किस तरह हुआ और किसने किया है। गांव में उसका भी ऐनी शाहिद था कि थानेदार कातिल के घर आता रहता था।
एक रोज वो गया तो उसके पीछे पीछे कातिल के घर से वो भैंस निकली जो एक वक्त का 7 सेर दूध देती थी। कातिल के माँ बाप ने मौके के गवाहों की डोलियां पैसों से भर दी थी। सफाई के गवाहों को नए कपड़े पहनाकर उनकी जेबों में चांदी के रुपए डालकर अदालत में ले जाया गया था। इधर मैं था, मेरी माँ थी और एक चचा। हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैं अभी जवान नहीं हुआ था, होता भी तो क्या हो जाता। गांव के करीब हमारी 2-4 बीघे जमीन थी जो हमारे मवेशियों को चारा और हमें 2 वक्त की रोटी देती थी। ये जमीन नहरी मुरब्बों का और फौजी पेंशन का मुकाबला ना कर सकी। हमारे कच्चे कोठे पक्के मकानों के मुकाबले में ठहर ना सके। कातिल को 14 सेर रोजाना दूध देने वाली भैंस और रुपयों की थैली के एवज रिहा करवा के ढोलों और भंगड़ों के साथ गांव में लाया गया और हम अंदर दुब के बैठे रहे। उस वक्त मेरी उम्र 15-16 साल थी। ढोलों के गुलगपाड़े से मेरा दिल चाक हो रहा था। मैं 2 बार शोले की तरह उठा और कुल्हाड़ी उठा ली, लेकिन माँ मेरी टांगों से लिपट गई। मुझे चचा ने पकड़ लिया। वो कहते थे उन्होंने कत्ल किया है और ढोल बजा रहे हैं, और तुम किसी को जख्मी कर दोगे तो भी उम्र कैद मिलेगी। ये सब पैसे का खेल है। इंसाफ उसे मिलता है जिसकी डोलियां पैसों से भरी हुई होती हों। मैं घर होता तो मेरी माँ आ भर कर कहा करती थी, बेटा सब पैसे का खेल है। और मैं बाहर निकलता तो कातिल की ललकार सुनाई देती। उसके घर की औरतें हर किसी से कहती फिरती थी, थैलियां लुटा कर अपना आदमी बरी करवाया है। 1.5-2 साल गुजर गए। मेरे बाप का कत्ल पुरानी बात हो गई और मेरी शादी हो गई। 18 साल की उम्र में मैं कदावर जवान निकला। रंग रोगन निखर आया, जिस्म गोश्त से भर गया और लोग मुझे खूबसूरत जवान कहने लगे। मेरी बीवी मेरे चचा की बेटी थी। उसने शादी की पहली रात मेरे बाप को बहुत याद किया और बोली, कातिल अभी तक जिंदा फिर रहा है। मालूम नहीं उस सीधी सादी देहाती लड़की ने यह बात मेरे बाप के कत्ल के अफसोस में कही थी, या वो मुझ पर जाहिर करना चाहती थी कि उसके दिल में कातिल की इतनी नफरत है कि उसे जिंदा नहीं देखना चाहती, या उसने ये बात वैसे ही कह दी थी। मैं उसे अपनी जवानी, मर्दानगी और गैरत पर तामा समझा। मैं दूसरे ही दिन कातिल को कत्ल करके अपनी दुल्हन से कह सकता था कि देखो मैं कितना गैरतमंद और दलेर हूँ, लेकिन उसका नतीजा ये होता कि मैं फांसी चढ़ जाता और दुल्हन बेवा हो जाती। मजा तो जब था कि कातिल मेरे हाथों कत्ल हो जाता और मैं बरी हो जाता, लेकिन बरी होने के लिए पैसे की जरूरत थी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं अपने बाप के खून का इंतकाम लूंगा। बीवी ने मेरी माँ को और अपने बाप को बता दिया। उन्होंने मुझे ठंडा करने की कोशिश की। मैंने उन्हें कहा कि मैं इंतकाम जरूर लूंगा, लेकिन पहले बरी होने का इंतजाम करके। क्या इंतजाम करोगे? चचा ने मुझे कहा, अपनी सारी जमीन बेच डालो तो सिर्फ वकील की फीस पूरी होगी। पुलिस और गवाहों को कहाँ से दोगे? ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। हम गरीब लोग हैं, इन बड़े जमींदारों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे इरादे में जरा सी भी कमी ना आई और मैं सोचता रहा कि पैसा कहाँ से मिल सकता है। वो हेड कांस्टेबल छुट्टी आ गया जो बंगाल पुलिस में था। उसे मेरे चचा और मेरी माँ ने बताया कि मैं अपने बाप के खून का बदला लेने की बातें करता रहता हूँ, बेहतर है कि मैं फौज में या पुलिस में भर्ती हो जाऊं। मेरी माँ को ये गम खाता था कि मैं उसका इकलौता बेटा था, और चचा को ये गम कि मैं उसकी बेटी का खामिन था। दोनों मुझे जिंदा देखना चाहते थे। यही ख्वाहिश मेरी बीवी की भी थी। इसका उन्होंने ये इलाज सोचा कि मैं गांव से ही चला जाऊं। चुनाचे हेड कांस्टेबल ने मुझे गांव से गायब करने का इंतजाम कर दिया। मेरे बाप के दिल में ये शौक न जाने कैसे पैदा हो गया था कि मुझे स्कूल जाना चाहिए। वो जमाना स्कूलों का नहीं था। देहाती अपने बच्चों को इसलिए स्कूल नहीं भेजते थे कि बेकार हो जाएंगे और बड़ों का अदब लिहाज नहीं करेंगे। बच्चे का लाठबाज होना जरूरी समझा जाता था, लेकिन मेरे बाप ने मुझे 2 मील दूर एक बड़े गांव में स्कूल में दाखिल करवा दिया। मालूम नहीं बाप का मेरे मुतल्लिक क्या इरादा था। मैं 8वीं जमात में था जब मेरा बाप कत्ल हो गया और मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। बाप ने शायद यही सोचा होगा कि मुझे तालीम दिलाकर अंग्रेज के हाथ अच्छी कीमत पर फरोख्त कर सकेगा। हेड कांस्टेबल एक रोज मुझे जेहलम ले गया। जेहलम बहुत बड़ी छावनी थी। रास्ते में वो मुझे बंगाल के जादू, औरतों की खूबसूरती और बंगाल के कुदरती हुस्न की बातें सुनाता गया और मैं तसव्वुरों में बंगाल पहुंच गया। हेड कांस्टेबल ने मुझसे पूछा कि मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता हूं या फौज में। मैं बंगाल जाना चाहता हूं, मैंने कहा। जेहलम पहुंचे तो हेड कांस्टेबल मुझे एक दफ्तर में ले गया। मैंने अपने गांव के बाद वो बड़ा गांव देखा था जहां मैं पढ़ने जाया करता था। वो गांव देखकर मुझे पता चला था कि दुनिया मेरे गांव से कुछ बड़ी है और उन पहाड़ियों के बाहर की दुनिया कुछ और किस्म की है। लेकिन जेहलम शहर को देखकर मुझे पता चला कि दुनिया तो बहुत बड़ी है। इसे मैं जादू की दुनिया समझने लगा। अंग्रेजों को मैंने पहली बार देखा। वो फौजी वर्दियां पहने सड़कों पर घूम फिर रहे थे। वो आपस में बातें करते और हंसते भी थे। सबसे ज्यादा हैरान मुझे रेलगाड़ी ने किया। उसे मैं जादू का खेल समझता था। हेड कांस्टेबल मुझे एक दफ्तर में ले गया। पहले मुझे एक हिंदुस्तानी अफसर ने उसी तरह ठोक बजा कर देखा।
जिस तरह हम लोग कोई जानवर खरीदने के लिए उसे देखते हैं। उस देसी अफसर ने मुझे एक अंग्रेज अफसर के सामने खड़ा कर दिया और पहली बार मैंने एक अंग्रेज के साथ बातें की। वो उर्दू बोलता था। उसे जब मैंने बताया कि मैं 8 जमातों तक पढ़ा हुआ हूँ तो उसने मुझे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर भर्ती कर लिया। 8 जमातें बहुत ज़्यादा तालीम समझी जाती थी। अंग्रेज़ उर्दू बोलते थे जो हमारी ज़बान थी, लेकिन हम अपनी ज़बान नहीं बोल सकते थे और मुझ जैसे जो देहाती जवान अच्छी तरह उर्दू बोल सकते थे उन्हें अंग्रेज़ अच्छी तनख्वाह पर ख़रीद लेते थे। मैंने अपने ख्वाबों की सरजमीन बंगाल के लिए बोरिया बिस्तर बांध लिया। मेरे गांव के एक तरफ पहाड़ी थी। मैंने गांव के आखिरी सूरज को गरूब होते उस पहाड़ी पर जाकर देखा। हम जब बच्चे थे तो उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाया करते थे। बेरियों के छोटे छोटे दरख्तों के छोटे छोटे बेर खाया करते थे। चोटी पर जाकर भी हमें पहाड़ियाँ और नीचे खड्ड नाले ही नजर आते थे और एक तरफ कश्मीर की पहाड़ियों का सिलसिला था जिसकी चोटियाँ दूध की तरह सफ़ेद थीं। वो मुझे बड़ी अच्छी लगा करती थी। उस शाम मैं बच्चा नहीं था। मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा था, इतनी दूर कि वो फासला मेरे तसव्वुर में ही नहीं आता था। अपना गांव छोड़ते मेरा दिल दुख रहा था। ऐसे लगता था जैसे मैं फिर कभी इधर नहीं आ सकूंगा। दिल पर बोझ था। मैं गांव को और अपनी कोहिस्तानी दुनिया को आखिरी बार देखने के लिए पहाड़ी पर चढ़ गया और मेरी नज़रें उफ्क के साथ साथ फिजा में तैरने लगी। ऊपर से मुझे अपना छोटा सा गांव बहुत ही छोटा नजर आ रहा था। हर घर से धुआं निकल रहा था। मेरी नज़रें उस पक्के मकान पर रुक गईं जिसमें मेरे बाप का कातिल रहता था। ऐसे लगता था जैसे उस ऊंचे मकान ने सारे गांव पर अपना साया डाल रखा है। मुझ पर तो उस मकान का आसेब तारी था। मैं उस मकान को देखता रहा और मेरी सांसें हाँफने लगीं। खून की गर्दिश तेज हो गई। दिल में आई कि मैं उस पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाऊं और ऊपर से सिरकता हुआ नीचे जाऊं और उस पक्के मकान को अपने नीचे कुचल और मसल डालूं। जो कमज़ोर होते हैं वो मेरी तरह तसव्वुरों में पहाड़ और हाथी बन जाया करते हैं। बाज शेर और चीते बनकर अपने ताकतवर दुश्मन को चीरते फाड़ते रहते हैं। मैं बंगाल के जादू का राज हासिल करूंगा, मैंने इरादा किया, और पहली छुट्टी आकर अपने बाप के कातिल के सारे खानदान को तबाह कर दूंगा। मैं उन सब की रूहें गन्ने में जब्त कर लूंगा और गन्ने को चाकू से काटता रहा करूंगा। फिर उन सब को तड़पता देखा करूंगा। उनके एक भी मवेशी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उनके फसल कटकर खलियान में आएंगे तो जादू के जोर से जलाकर राख कर दूंगा। जादू का भेद ना मिला तो रुपया पैसा तो मिल ही जाएगा। जिस तरह हमारे थाने के थानेदार ने रिश्वत लेकर मेरे बाप के कातिल को बरी करवा लिया था, उसी तरह मैं भी रिश्वत लेकर दौलत इकट्ठी करता रहूंगा। छुट्टी आऊंगा तो अपने बाप के कातिल को सारे गांव के सामने कत्ल कर दूंगा। थानेदार आएगा तो सारी दौलत उसके आगे रख कर कहूंगा कि ये लो और मुझे बरी करवाओ। खुदा ने इंसान को दिमाग दिया, अकल दी कि सोचे और अपना रास्ता बनाए, हिस्से दी कि महसूस करे कि ये अच्छा है वो अच्छा नहीं। मगर इंसान ने क्या सोचा, कौन सा रास्ता अपनाया, क्या महसूस किया? अच्छा कौन होता है, कौन अच्छा नहीं होता? इंसान जब खुदा के रास्ते से हटकर अपना रास्ता बनाता है तो उसी को मुस्तकीम समझता है। यह रास्ता उसकी अकल नहीं बनाती, ये उसकी ख्वाहिशात, उसके तासुबात और उसकी मजरूह हिस्सों और कुचले हुए जज्बात का बनाया हुआ होता है। ऐसा ही रास्ता मैंने भी बना लिया। मेरी रग रग में सुकून की लहर दौड़ गई। मैंने नीचे देखा। मैं जिस पहाड़ी पर खड़ा था उसके साए ने मेरे गांव को धुंधला दिया था। सूरज मेरे अकब में उफ्क पर जा पहुंचा था। पहाड़ियों में घिरी हुई मेरी दुनिया में सूरज गरूब होने से पहले ही शाम हो जाया करती थी। और जादू के देश की पहली सुबह। दिमाग में अभी तक रेलगाड़ी चल रही थी। कुछ सफ़र कश्तियों में भी किया जो ख्वाब की तरह था। याद नहीं रहा था कि मैं कब रेलगाड़ी में बैठा था और कितने दिनों के बाद पहुंचा हूं। कोई मेरे साथ बात करता था तो भी ऐसे महसूस होता था जैसे ये आदमी नहीं रेलगाड़ी है। उसकी आवाज़ मुझे इंजन और गाड़ी के पहियों के शोर की तरह सुनाई देती थी। जो भी मिलता पहले बगलगीर होता, फिर पूछता ज़िला, तहसील, गांव, फिर इंजन और रेलगाड़ी की छक छक, धकड़ धकड़। ये 3 सवाल बन गई। ज़िला, तहसील, गांव। तुम लोग को हम इधर इस वास्ते लाया कि तुम अच्छा लोग है, इधर का लोग अच्छा नहीं। ये पुलिस के एक अंग्रेज अफसर की आवाज़ थी जो हमें पहले दिन लेक्चर दे रहा था। हम 13 जवान थे, 5-6 पंजाब के और बाकी हिंदुस्तान के दूसरे सूबों के थे। वो हमें कह रहा था कि हमें इसलिए बंगाल पुलिस में भर्ती किया गया है कि बंगाली अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत बदमाश हैं, चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं और उन जंगलों में गुम हो जाते हैं जिनमें किसी इंसान की तलाश बहुत ही मुश्किल काम है। उसने कहा कि बंगाली साजिश फौरन सोच लेते हैं और उन्हें पकड़ना इसलिए आसान नहीं कि एका कर लेते हैं। मुजरिमों को छुपा लेते हैं और पुलिस के साथ कोई भी ताउन नहीं करता। उसने कहा कि ये लोग बहुत गरीब हैं, उनकी आमदनी के ज़राए महदूद हैं।
मेहनत के आदी नहीं, बच्चे बहुत पैदा करते हैं। भूख से तंग आकर ये लोग अपनी जवान बेटियां और अपने बच्चे भी बेच देते हैं। मुसलमान ज्यादा हैं और दूसरी कौम हिंदू है, लेकिन हुकूमत के सामने दोनों कौमें एक हो जाती हैं। फिर उनका कोई मजहब नहीं रहता। मैं इस इंतजार में था कि साहब बताएगा कि बंगाल के जादू से बचना। यहाँ की औरतें तुम पर जादू करके कब्जा कर लेंगी और तुम्हारी रूहों को गन्ने में जब्त कर लेंगी। लेकिन उसने ऐसी कोई बात न कही। ये मुझे अगले ही रोज मालूम हो गया था कि बंगाल में गन्ना होता ही नहीं। ये अंग्रेज अफसर अपनी इस पॉलिसी पर अमल कर रहा था, फूट डालो और हुकूमत करो। वो हमें बता रहा था कि तुम बंगालियों से बरतर और दयानतदार हो। वो हमारे दिलों में बंगालियों की दुश्मनी पैदा कर रहा था। बंगाल का पहला दिन गुजर गया, फिर ट्रेनिंग का अरसा भी गुजर गया और मुझे चिटागांग के इलाके के एक थाने में भेज दिया गया, जिसका इंचार्ज सूबा बहार का एक मुसलमान शमसुल हक था। कांस्टेबलों में 2 बंगाली, बाकी दूसरे सूबों के थे। तुम अभी अभी जवान हुए हो, सब इंस्पेक्टर शमसुल हक ने पहले दिन मुझे कहा। तुमने ट्रेनिंग हासिल कर ली है, लेकिन ये याद रखो कि ट्रेनिंग अकल नहीं दे सकती। तुम्हें पुलिस के तौर तरीके बताए गए हैं और यह बताया गया है कि मुजरिम किस तरह जुर्म करते हैं और उनकी सुराग रसानी और तफ्तीश किस तरह की जाती है। कुछ दफात कानून की भी बताई गई हैं, लेकिन यह एक रस्म है जो पूरी की गई है। तुम्हें अपनी अकल से काम लेना होगा। ये ट्रेनिंग, ये लेक्चर और ये किताबें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगी। ये भी जहन में रख लो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इतना बड़ा ओहदा नहीं कि तुम अपना दिमाग खराब कर लो। ये पंजाब नहीं, यहाँ तुम्हें कोई रिश्वत नहीं देगा। ये बहुत गरीब लोग हैं, इसीलिए ये जुर्म करते हैं, लेकिन ये जराइम पेशा नहीं। साहब, मैंने उससे पूछा, पंजाब में बंगाल का जादू बहुत मशहूर है और यहाँ से पुलिस के जो पंजाबी मुलाजिम छुट्टी पर जाते हैं वो बंगाल के जादू की कहानियां सुनाते हैं। उसने मेरा सवाल खुद ही पूरा करके कहा, वो कहानियां मैंने भी सुनी हैं, सब झूठ है। यहाँ कोई जादू नहीं, ये खित्ता और यहाँ के लोग एक हकीकत है और पुलिस की मुलाजमत बड़ी तल्ख हकीकत है। यहाँ जादू इतना ही है कि औरतों की आंखें मोटी और नशीली और बाल मुलायम और लंबे होते हैं, जिन्हें ये खुला रखती हैं। पुलिस के बाज मुलाजिम उस जादू का शिकार हो चुके हैं। ये इस तरह हुआ था कि एक कांस्टेबल ने जंगल में एक जवान बंगालन देखी और समझ लिया कि ये तो अपना माल है। लड़की ने देखा कि बचने की कोई सूरत नहीं, तो उसने कांस्टेबल को अपने पीछे आने का इशारा किया और उसे घनी झाड़ी में ले गई। अचानक किसी ने वार किया और कांस्टेबल की एक या दोनों आंखें निकल गईं। उन लोगों के पास एक खास किस्म का हथियार है जिसे ये धा कहते हैं। उससे ये लोग आंखें निकालने के माहिर हैं। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और तुम्हारी दोनों आंखों के ढेले तुम्हारी आंखों से अलग हो चुके होंगे।